बतौर रिपोर्टर यानी पहले दिन से मैं जब इस धंधे में आया हूँ तो ये सबक सीखा है कि हुकूमती तर्जुमान जो भी बात कहें उसके उलट। ठीक है, सही। एक तो बात ठीक। दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल मानने को तैयार हो जाता जो ये दावे हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अदलिया के साथ छेड़छाड़ के अलावा कोई ऐसा कानून जिसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है, या तो वो तारड़ साहब बता देते जी। टेक्निकली अभी जो कौमी असम्बली का इजलास होना था अपने कैलेंडर के मुताबिक इसको मिड सितंबर में होना है। अब मिड सितंबर में ही छुट्टियां ख़त्म होनी हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले जब आप एडवांस करते हैं तो कुछ तो है भैया। चले, समथिंग इज कुकिंग अप। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान जो आइनी एतबार से सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, आइनी एतबार से वो बड़े अरसे के बाद अपने दरीना दोस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ तशरीफ़ ले जाते हैं। अकेले नहीं जाते, उनके साथ वो जो आपने बहुत ताकतवर वज़ीर कहे वो भी हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत ताकतवर हैं। अब पता नहीं कि ताकतवर वज़ीर जो हैं ये उनके पैगाम्बर थे या आसिफ साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया, ये तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन आसिफ जरदारी साहब अगर ईवान सदर से मूव करके किसी के यहाँ जाते हैं तो फिर वो बैठे रहते हैं, जैसे वो याद है आपको चौधरियों के यहाँ रिक्लाइनर लगा के और रिक्लाइनर लगा के। इस दफ़ा लेकिन रिक्लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अलामती वाक़या हुआ है जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। मौलाना साहब को जितना मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं नाम नहाद जो लिबरल किस्म के सहाफ़ी माने जाते हैं उनमें से मैं ज़्यादा उनको जानता हूँ। बाकी तो हमारे जैसे रांदा दरगाह लोगों को उलमा हजरात इतनी लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन मौलाना बड़ा उनका वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्हें कोई बंदूकों का या शिकार वगैरह का शौक़ हो, नहीं होने उनको प्रेजेंट की गई, उन्हें बंदूक दी गई। जी जी। ये बंदूक क्यों दी गई, ये किसने दी है ना? हाँ, किसने पहनाए ये झुमके, किसने पहनाए झुमके, कहाँ से आए ये झुमके? ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई झगड़े की तैयारी है और मौलाना को कहा है कि साहब ये पकड़िए और आपने चलानी है, महाज़े जंग पे जाइए, क्योंकि बंदे हैं 5। ही हैज़ 5 इन द सेनेट। जी जी, ठीक है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कुछ भी और अचानक ये पता चले कि चूँकि सेनेट में सबसे ज़्यादा अक्सरियत इसकी पीपल्स पार्टी की है ना, दे हैव 25। जी जी। तो आपको आइन में तरमीम के लिए 64 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना भैया। तो 5 अगर इनके आ जाएं तो इनकी बहुत आसान हो जाएगा काम। इटसेल्फ जो है हुकूमती जो इत्तेहाद है मौजूदा फॉर्म में, दे हैव 55, इनके पास यानी 55 लोग हैं। अब 55 के बाद आ जाते हैं 5 आज़ाद। उन आज़ाद में बाय द वे एक मोहसिन नकवी साहब भी हैं, तो अपने ही हुए, ठीक है ना, तो 60 हो गए। अब बाकी रह गए 5, तो उसमें से एक आध दाएँ बाएँ हो गया, फ़र्ज़ करें कामिल आगा, किसी का कहीं ज़मीर जाग उठा। ज़मीर तो खैर मुश्किल से जागेगा, लेकिन ये कि यानी फ़र्ज़ करें ना जाग पाया तो और मेरा ख्याल है कि अमूमन देखिए ये इस सेनेट की इतनी अच्छी तारीख़ है कि सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होता है। मेरी आंखों के सामने, बदनसीब आंखों के सामने 64 बंदे इकट्ठे होते हैं। जी, जी। और जब वो खुफिया बैलेट डालने जाते हैं तो 15 बंदे जो हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। तो उस ज़माने में भी कोई तो था जो निज़ाम हस्ती चला रहा था, तो ये मत सोचें कि आजकल नहीं, तो आजकल भी सीक्रेट बैलेट में या आखिरी वक्त में कुछ हो सकता है। सिर्फ मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये जिस सूरत हाल में हम पहुँच रहे हैं इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर भी आयद होती है। यार अगर आप सेनेट के जो है इंतखाबात वो पंजाब में भी होने देते हैं और उसमें अपने हिस्से के मुताबिक जुस्से की ट्राई भी कर लेते हैं, सिंध में भी होने दे रहे हैं, बलूचिस्तान में भी होने दे रहे हैं, तो ब्रादर बिठा के तो आपके बंदे तो होते यार कुछ और ज़्यादा, ताकि आप वहाँ पर रजिस्ट कर पाते। बहरहाल मुझे शुबा है अगर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बज़ाते खुद मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ न गए होते और उन्हें बंदूक तोहफे में ना पेश की होती तो मैं कुछ और सोचने को मजबूर होता। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है।
कुछ ना कुछ जो है वो पक रहा होता है इस्लामाबाद में, हर वक्त ही पक रहा होता है, लेकिन आजकल तो लगता है कुछ ज़्यादा ही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नकवी साहब गए हैं वो जो मौलाना साहब की जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, जो भी उनकी रिजर्वेशंस हैं बलूचिस्तान के हवाले से हैं या और उनके इश्यूज़ हैं, वो एक गारंटर के तौर पर गए हैं। कहाँ से गए हैं ये अब आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, फिर आप कहते हैं मैं आपको तंग करती हूँ। तो बीबी बात ये है कि आप एक जरदारी सब पे भारी, हाँ। उनकी इतनी तौहीन न करें कि वो मोहसिन नकवी साहब के इशारे पे कोई गेम खेलेंगे। नहीं मैं ये नहीं कह आप रही। ये कहें कि नकवी साहब को जब ये एहसास हुआ और नकवी साहब के दोस्तों को जब ये एहसास हुआ तो यार ज़रा वो ज़्यादा ही नाराज़ हैं, तो इन्हें राम करने के लिए कोई पैगाम्बर दूसरा होना चाहिए। मैं वही बात कर रही हूँ, उसी तरफ तो उसमें ये है कि ये तो मेरे बेटों की तरह है, तो यारों के यार भी हैं, वो प्यार भी करते हैं जिनका करते हैं। आसिफ साहब आजकल मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन ऐसा बिलावल ठीक है, लिहाजा मुझे कोई परवाह नहीं। यू नो, सो आई कैन से व्हाटएवर। तो मैं उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आसिफ साहब का जाना जो है वो इट्सेल्फ ये खाली नकवी साहब और यानी ये उनके इत्मीनान के लिए नहीं है। उन्होंने ये साबित करना है कि मियाँ आप तो घूम फिर रहे हैं, मेरे पास तो अक्सरियत नहीं है, मेरे पास तो ना पंजाब है, मेरे पास तो भाई ये इतने गिनती के ये हैं, मैं सेनेट में मैं वाहिद अक्सरियती पार्टी हूँ 25। यार अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो बंदोबस्त मैं वहाँ कर देता हूँ, नीचे आप संभाल लीजिए। तो जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने पूरा किया, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। असल मसला वहाँ पे होना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए आमिर जो बात कर रहे हैं ना, एक और हवाले से देखें, बहुत मुझे जिसके बारे में फ़िक्र है वो ये है कि मैं कैमरे को देखकर कसमियाँ कह रहा हूँ कि अभी तक दोनों मेन स्ट्रीम जमाते हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बखुदा उनके 5 से ज़्यादा बड़े फन्ने खान किस्म के MNAs मुझसे पूछ चुके हैं कि नुसरत साहब क्या होने वाला है, जिनके बारे में मैं आई कैन टेल यू, मतलब उनमें से 2-3 बंदे तो ऐसे थे कि वो जब से ये हुकूमत आई है वहाँ आसमानों पे थे, और अचानक उन्हें याद आया कि एक नुसरत जावेद नाम का सहाफ़ी भी होता है, क्या हाल है इधर उधर की करके, तो क्यों आ रहे अब बाकी आ रही है, यानी ये हालात हैं। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि इतना वो नैरो हो गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि वो यूं इशारा करते हैं और आइज हैव इट हो जाता है। हु इज प्लेइंग द गेम? और दो ऐसे बंदे, मैंने कल एक हमारे रिपोर्टर्स का एक ट्रिक होता है, हम हमारे पंजाबी लाहौर की गलियों में कहते हैं उत्तो पै जाना। अच्छा जी वो डॉक्टर साहब तुम फिर उत्थे जा रहे हो ना, मैंने पता। अच्छा वो फिल्म अच्छी है जब ऐसे जिथे जा रहे हो। कौन सी फिल्म? किसने कहा? मेरी आंखों में आंखें डाल के कल 2 बंदों ने कहा मुझे। अरे भाई यूजुअल का काम है, आप ऐसी खाम खा, ये कल की बात है, कल। तो मैंने कहा ये 15 सितंबर से पहले क्यों? यूजुअल काम है तो 15 को कर लेते। अब इतनी जब ढिठाई के साथ जब आप बात करते हैं तो मेरे जैसे सिनिकल जर्नलिस्ट जो हैं वो ज़्यादा यानी कि सस्पिशन को मजबूर हो जाते हैं। एक बात तो तय है, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बात हमारे यहाँ हो रही है कि ये सारी महफिल इसलिए रचाई जाएगी कि किसी को एक्सटेंशन देना मकसूद है, मेरा ये ख्याल है नहीं। इस बात से रिकनसाइल कर लिया गया है कि इनके बगैर ही आगे काम चलाना है। सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल जो है ऊपर नीचे होगा। देखिए ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब फिर ये कि उसके लिए अपना रास्ता कैसे हमवार किया जाए। अब उसके लिए मुझे ये समझ नहीं अभी तक आ रही कि कौमी असम्बली में ये अपना मसला कैसे हल करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आप इलेक्शन कमीशन से जो है वो कहें कि जनाब वो हमने तो आपके लिए वो जो पहले लॉ इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है, फैसला आया नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, यापा साहब ने जो मशहूर यानी फ्रेंच राइटर था ना एग्जिस्टेंशलिज्म का, उसने एक ड्रामा लिख रखा है, उसको वैसे अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं हेल। तो उसका वो कहते हैं कि हेल इज़ द अदर पीपल, उसमें होता है 3 करैक्टर होते हैं और ये वो, लेकिन उसका ओरिजिनली जो फ्रेंच में नाम है ना वो है वीक लॉ। वीक लॉ ये जो एक्सप्रेशन है ये इस्तेमाल होता है जब अदालत छुट्टी पर हो। नहीं ऑनेस्टली जो मैंने ऐसे चूँकि मुझे बहुत वो पसंद थे, तो मुझे तो कोई यानी फ्रेंच वगैरह नहीं आती, तो मैंने कहा यार ये तो वीक लॉ। हाँ, अब लतीफ़ा ये है कि अदालत इन दिनों छुट्टी पे है, तो जब अदालत छुट्टी पे है तो कुछ ना कुछ कारस्तानी के लिए कभी भी आप सियासत में भी इतना लंबा वक्फा भी देते हैं दूसरों को कि अपनी चाल चलें। मसलन अगर
میں جان کی امان پاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آئین پسند حضرات جو اکثریت والے تھے وہ اسی وقت اپنا تفصیلی فیصلہ دیتے کہ یہ ہے اور پھر جاتے چھٹیوں پہ. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ایک اور چیز 27 کو یہ میں نے جان کے امان پاتے ہوئے کہا کہ انہیں چاہیے تھا. اب یہ تھی کہ آپ نے 15 ستمبر ٹائپ کا کھلا وقت دے دیا. اب وہ کہیں گے اچھا آپ نے اپنی گیم کھیل لی تو اب ہمارے پاس بھی کارڈز ہیں, ہم کھیل. لیکن پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا کیس ہے وہ بھی تو 27 کو لگ رہا ہے نا, وہ بھی مطلب یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. دس از آل کو یہ جو آنے والی پرسوں ترسوں, ہاں تو اس سے کیا فرق پڑے گا, اب ریکگنائز ہو جائیں گے سیاست. اور اگر اس وقت تک اگر چراغوں میں روشنی نہ رہی تو کیا کریں گے. نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ہر کس بالکل میں یہ بات ہی تسلیم نہ کرتا. میں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہی ہیں, میں 1985 سے پارلیمان کور کر رہا ہوں, نمبر ہی نہیں ہے بھیا گورنمنٹ کے پاس, کیسے آپ کہہ رہی ہیں 2 دہائی. پر میں ایک چیز صرف ایک چیز اگر میں جان کے مان پاؤں, ایک تو یہ کہ یہ جو ترمیم ہوگی اس میں جو آپ کے اوپر ایک تو فلور کراسنگ والا تو وہ لگتا نہیں ہے کہ آپ یہ منی بل بھی نہیں ہے اور یہ جو ہاؤس کا الیکشن ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہوا سوچے کہ اچھا میں نے پارٹی لائن کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کرنا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ I'm just asking. دیکھیے جی وہ ٹیکنیکلی ہو تو سکتا ہے, لیکن عام طور پر یہی فرض کیا جاتا ہے کہ جب آئین میں ترمیم کی بات آئے تو وہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پارٹی قیادت کی. اب وہ پارٹی قیادت کو خود دیکھیے جو 63A کو جو ری رائٹ کیا گیا, آپ دیکھیے کامل علی آقا ہیں, فرض کریں اگر انہوں نے آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ ڈالنا ہے تو وہ کس سے گائیڈنس سیکھ کریں, چودھری شجاعت صاحب سے یا چودھری پرویز الہی صاحب سے؟ ایک سوال تو ہے نا, بنتا ہے. وہ ایک یعنی ون مین تو یعنی پارلیمانی پارٹی ہو گئی نا. بٹ ٹیکنیکلی اکارڈنگ ٹو آئین کوئی روک ٹوک ہے اس میں؟ ٹیکنیکلی جی نہیں ہے. اگر آپ براڈلی بات کریں تو آئینی ترمیم بھی وہ ایشو بننا چاہیے ٹیکنیکلی, لیکن اگر آپ جائیں, ایک ہوتا ہے اسپرٹ اور ایک لیٹر پہ جائیں تو کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج کل تو لیٹر میں ہی نہیں, اصل بات یہ بھی ہے نا. دیکھیے آلریڈی 8 بندے جو ہیں, ایک تو انہوں نے بھی ایسا وہ گھڑمس مچایا ہوا نا, ہمارے یہ تحریک انصاف کے جو دوست ہیں نا یہ بہت زیادہ وہ چیزیں وہ کر جاتے ہیں. دیکھیے اسمبلیوں سے پہلے آ گئے, ایکسپیکٹ کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے, نہیں ملے. اب آپ نے یہ جیسے یہ سینٹ میں الیکشن نہیں ہونے دیا اپنے صوبے سے. تیسری جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنی تحریک میں بھی ہو گئے مرچ, اور پھر الگ سے تحریک انصاف بھی رکھی ہوئی, وہ تقریباً 8 بندے اس طرح آزاد بن جاتے ہیں. تو اس میں سے فرض کرے 4-5 اگر آپ لوٹے دائیں بائیں ڈھونڈ لے, ان 41 میں سے جن کو بھی نوٹیفائی نہیں کیا گیا, کام ہو جاتا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا آپ سے, نصرت جاوید صاحب یہ کیا ہوا؟ صبح جلسہ ہونا تھا اور پھر 7 بجے نہیں 8 ساڑھے 8 بجے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب باہر آ گئے, 9 بجے تک وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی. یہ کیا ہوا کیا ہے؟ ISPR نے 2 پیراگراف پر مشتمل یہ پریس ریلیز دی تھی کہ فلاں صاحب کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. صحیح. اور اس میں جو پہلا الزام بیان کیا گیا وہ ہے ٹاپ سٹی. دوسرا جب آپ آئیں پیرا, ڈیول از ان دیٹ ڈیٹیل, کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی حرکتیں کی ہیں. جیسے ہمارے ہاں تو بہت سارے دور کی کوڑیاں لائی گئی نا کہ جی باجوہ صاحب کو بھی پھڑ لینا ہے تو یہ ہے وہ ہے. نہیں, وہ تو اس وقت تو ان کے پاس ایک ہے کہ جی مجھے تو وزیر اعظم کا حکم تھا, میرے چیف چاہ رہے تھے. اس کے اندر ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ, اب آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بد نصیبی مجھ سے یہ ہوئی اور میں یعنی کہ ایک حماقت کر بیٹھا, میں نے کہا جی بٹنوں والا فون ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہر آدمی سے زیادہ ابھی بھی انہوں نے کہا نا, وہ مسکرا دیے کہ خبر آپ کے پاس کیسے آئی. ٹھیک ہے, یہ بٹنوں والا فون اس سے میچنگ فون جو ہے وہ ان صاحب کے پاس تھا. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس کے ٹرانسکرپٹس وغیرہ اویلیبل ہیں, تو اب اس کے بعد بھی اگر دیوار پہ لکھا ہوا میں اس کو اپروو کروں یا نہ کروں وہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن غالب کی طرح یہ کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد, اس کے بارے میں آپ کو کیا سرائے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہیں نا منظر عام پہ آ گئیں کہ جی بٹنوں والے مل گئے فون اور میچنگ ہو گئے ساری. اچھا لطیفہ یہ ہے جو صاحب پکڑے گئے تھے انہوں نے اپنی گرفتاری سے 4 دن پہلے اپنی سم بدلی اور اپنے واقفان حال کو کہا. چوری بھی ہو گیا تھا ان کا. نہیں, وہ تو بہت پہلے ہوا تھا. اچھا, اس میں ایک یہ والا جو ہے انہوں نے کہا میں سم بدل رہا ہوں, تو انہوں نے اپنے
ये कहा, ठीक है। अब मसला ये है कि आपको किसने कहा कि 8 बजे मुलाकात हुई आज़म सवाती साहब की? आज़म सवाती साहब वहाँ ये 6:45 एंटर हो गए थे। अब आपका ये ख्याल है, अनाउंसमेंट आके उन्होंने जो है वो कर दी थी, बाहर आए तो की ना। सबसे पहली बात ये है, बदकिस्मती से मैं एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट और बाद ये प्रेस की आज़ादी, जीना होगा मरना होगा, 10 बजे से पहले मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है जी। किस मौके पर? अच्छा, बानी जो हैं, जो अडयाला जेल के हैं, वो देर से सोकर उठने के आदी हैं, इसीलिए उनकी सहूलत के लिए आमतौर पर जो मुकदमात चलाए जाते हैं वो अमूमन 11-12 बजे के बाद होते हैं, ठीक। बीबी उनको 12:30 पौने 1 बजे तक इंगेज रखा गया, और इंगेज वो हो रहे थे वाया पेशावर, ठीक है जी। और कैटेगोरिकली ये बता दिया गया कि साहब ये सूरत हाल है, और इसकी भी फिर अगेन चीज़ें दीवारों पे लिखी होती हैं, बदकिस्मती से हम वो है ना कि फूल तोड़ना मना है लिखा है दीवार पर, ये मगर पढ़ना है मुश्किल अनपढ़ हवा के वास्ते। तो अनपढ़ हवा नहीं देख पाती, हम भी अनपढ़ सहाफ़ी हैं। आ गई समझ बात? ठीक है। पीर के दिन यहाँ पे ये रिहर्सल हो गई थी, अचानक रावलपिंडी से जो है एक मजहबी जमातों का ग्रोह जो है वो रेड जोन में गिर गया, आ गया, तो वो डर आया ना वहाँ पे, और 6:30 बजे तक वहाँ पे थोड़ी बहुत आंसू गैस वगैरह भी चली। तो ये क्या था कि जी ये जब आएगी 22 तारीख तो उस दिन ये होगा, सही, ठीक है ना। तो पैगाम वहाँ मिल गया था, ये बता दिया गया था कि बेहतर यही है। और दूसरा ये जो आप क्या वो एक तो ब्रांडेड नाम हम जैसे 2 टके के यानी बेचारे रिपोर्टरों को क्या ये वो यानी बलगरी क्या कह रहे थे, वो बलगारी का, बलगारी, उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 कौन है कोई आइडिया? अच्छा, पता कर लीजिएगा, उन दिनों के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, नंबर 1। नंबर 2 बीबी अब इस वक्त बुढ़ापा है, आ रहा है, ग़ालिबन आइन की आर्टिकल या तो 239 है या 235 होगी। जब आइनी तरमीम हो जाए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। यू जस्ट कैन नॉट चैलेंज द होल